आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी साइंस का जो है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज को देख रहे थे, जिसमें हमने 150 प्रश्न कंप्लीट किए थे। तो दोस्तों, जिन्होंने पिछली क्लास को नहीं देखा है, आप लोग जाके उसको देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रही है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग इसको स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। तो हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, आज हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। दिया गया है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो दोस्तों, जो पेप्सिन एंजाइम है वह प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। कौन सा? पेप्सिन एंजाइम। अगला है, दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो रेनिन एंजाइम जो होता है वह दूध के पाचन में मदद करता है। कौन सा? रेनिन एंजाइम। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा प्रोटीन ग्लूकोज युग्म होता है? तो केसिन और लैक्टोज जो प्रोटीन है वह ग्लूकोज युग्म होता है, केसिन और लैक्टोज। नेक्स्ट है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो केसिन प्रोटीन आपका दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा दूध में कौन सा प्रोटीन होता है तो केसिन। नेक्स्ट है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो दोस्तों, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम बदलता है। कौन सा? जाइमेज। नेक्स्ट है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन एंजाइम के कारण, जो हमारे लार में टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है, इसके कारण मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो केराटिन जो है आपका वह एक रेशेदार प्रोटीन है। कौन सा? केराटिन। अगला है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत जो होती है मनुष्य के शरीर की, उसमें पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? तो हमारे छोटी आंत से अधिकतम पोषक तत्व हैं अवशोषित होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? तो हमारी जो लार ग्रंथियां हैं, यकृत और अग्न्याशय, तीन जो आपकी ग्लैंड्स हैं, लार, यकृत और अग्न्याशय, ये सभी मानव पाचन तंत्र से जुड़ी हुई ग्लैंड्स हैं। आगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका लीवर यानी यकृत है, याद रखिएगा, यकृत। नेक्स्ट है, शरीर की रसायन प्रयोगशाला, जो बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, हम किसे कहते हैं? तो लीवर को हम शरीर की रसायन प्रयोगशाला कहते हैं। किसको? लीवर को। यकृत का वजन लगभग कितना होता है? तो 1.5 kg से लगभग 2 kg तक आपका वजन होता है आपके लीवर का। नेक्स्ट है, किस विटामिन का संश्लेषण यकृत में होता है? तो विटामिन ए जो होता है, इसका संश्लेषण यकृत में यानी लीवर में होता है। किसका? विटामिन ए का। अगला है, पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैला पदार्थ है, इसका कौन सा अंग चूषण करता है? तो लीवर जो होता है विषैले पदार्थ का चूषण करता है, यानी एब्जॉर्ब करता है। आगे है, प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? तो हमारा लीवर जो है वह जब प्रोटीन का विघटन होता है, उससे जो उत्पन्न विषैला अमोनिया है उसको यूरिया में आपका लीवर चेंज करता है। कौन? यकृत जो होता है वह परिवर्तित करता है। आगे है, शरीर में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो लीवर के द्वारा जो होता है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। नेक्स्ट है, स्तनधारी जीवों में यूरिया किस अंग में बनता है? तो हमारे लीवर में जो स्तनधारी जीव होते हैं, यूरिया का निर्माण होता है। भोजन में वसा की कमी होने पर कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित करता है? तो भोजन में वसा की अगर कमी होती है तो हमारा लीवर जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को जो होता है वसा में चेंज करता है। किसमें? वसा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोजन किस अंग में जमा होता है? तो लीवर में ग्लाइकोजन जमा होता है। कहाँ? लीवर में। अगला है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर को हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के लीवर को प्रभावित करता है। पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका लीवर जो होता है वह पीलिया में प्रभावित होता है। बाइल जूस जो पित्तरस है, इसका स्रावण कहाँ से होता है? तो आपके यकृत से, यानी लीवर से पित्तरस का स्रावण होता है। और संग्रहित कहाँ पे आपका जो बाइल जूस से होता है? तो पित्तरस का संग्रहित जो संग्रहण होता है वह गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में होता है। कहाँ? पित्ताशय में।
अगला है हिपैरिन प्रोटीन, जो शरीर में रक्त जमने से रोकती है। इसका उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो हिपैरिन जो प्रोटीन है इसका उत्पादन लीवर द्वारा होता है। हिपैरिन प्रोटीन करता क्या है? हमारे शरीर में रक्त जमने जो जमता है उसको रोकता है, जमने नहीं देता है, याद रखिएगा। आगे है मृत लाल रक्त कणिकाओं को किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है? कौन नष्ट करता है मृत लाल रक्त कणिका को? लीवर आपका नष्ट करता है, यकृत। आगे है भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों का पता किस अंग की जांच द्वारा लगाया जा सकता है? लीवर की जांच होती है, जिसके द्वारा पता चलता है कि व्यक्ति को जहर देके मारा गया है कि नहीं। तो कैसे पता होगा? यकृत द्वारा, लीवर से। आगे है पित्त, जो बाइल है इसका पीएच मान क्या होगा? तो बाइल जूस का मान आपका जो पीएच मान है 7.7 होगा, जो प्रकृति में कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए। आगे है भोजन के माध्यम को क्षारीय किसके द्वारा किया जाता है? तो पित्त रस के द्वारा, जो बाइल जूस है उसके द्वारा। आगे है विटामिन के एवं वसा में घुले विटामिनों के अवशोषण में क्या सहायक होता है? तो बाइल जूस जो पित्त है वह विटामिन के एवं वसा में घुला जो विटामिन है उसके अवशोषण में सहायक है। नेक्स्ट है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जो पैनक्रियाज ग्लैंड्स है, अग्न्याशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो बहिस्रावी है दोनों कार्य करती है? तो अग्न्याशयी जो अग्न्याशय ग्रंथि पैनक्रियाज ग्लैंड्स है वह अंतःस्रावी और बहिस्रावी यानी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का कार्य करती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथ से होता है? तो जो अग्न्याशय पैनक्रियाज है इसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। नेक्स्ट है पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? तो अग्न्याशय रस है, इसे हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। किसको? अग्न्याशय रस को। अगला है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थ को पचाने के एंजाइम किस रस में पाए जाते हैं? तो अग्न्याशयी रस जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इन तीन प्रकार के भोज्य पदार्थों को पचाने का कार्य करता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिक, जो फ्रेडरिक बेंटिंग व चार्ल्स बेस्ट हैं, इन्होंने 1921 ईस्वी में इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। आगे है कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो जो इंसुलिन हार्मोन है वह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन सा? इंसुलिन। अगला है किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है? तो बीटा कोशिकाओं से आपका इंसुलिन का रिसाव होता है। नेक्स्ट है इंसुलिन के अल्पस्रावन से कौन सा रोग हो जाता है? तो अगर इंसुलिन का अल्पस्रावन होगा तो डायबिटीज़ जो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? इसे मधुमेह नामक रोग हो जाता है अगर रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो। आगे है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? जो पैंक्रियाज है, अग्न्याशय, उसकी खराबी से मधुमेह नामक रोग होता है। इंसुलिन के अधिक स्रावन से कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन के अधिक स्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। कौन सा? हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट है जीभ के ऊपरी भाग पर बने अंकुर को क्या कहते हैं? उसे हम स्वाद कलिका कहते हैं। क्या? स्वाद कलिका। जीभ के जो अग्र भाग है उससे किस स्वाद का ज्ञान होता है? जो आगे वाला भाग होता है वह हमको मीठा प्रति जैसे मीठे का स्वाद बताता है, और जो पीछे वाला भाग होता है वह कड़वे का बताता है। और जीभ के बगल वाले भाग से हमें कैसा स्वाद आता है? खट्टा। अगर साइड वाला देखेंगे तो वहाँ से खट्टा आएगा। प्रकार से आप याद रखिएगा। जीभ के ऊपरी भाग पर जो बना अंकुर है उसे हम स्वाद कलिका कहते हैं। जीभ के अग्रभाग से हमको मीठे का जो स्वाद आता है, और जीभ के पीछे वाले भाग से हमें कड़वे का ज्ञान होता है, कड़वा टेस्ट उसका आता है, कड़वा जीभ के पश्च भाग से। और बगल वाला जो साइड वाला भाग है वहाँ से खट्टेपन का आभास होता है पे। आगे है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो दांत जो होता है उसका एनेमल जिसे हम कहते हैं, जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, एनेमल। आगे है दांतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। आगे है दांतों की थेरेपी जो होती है उसे क्या कहते हैं? रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT बोलते हैं, RCT। आगे है दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण जो होती है दांतों में कठोरता होती है। नेक्स्ट है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कृंदक या छेदक दंत, इन्हें हम इंसीजर भी कहते हैं। दूसरा कैनाइन, जिसे हम भेदक दंत कहते हैं। तीसरा है प्रीमोलर या अग्रचवर्णक, और चौथा है मोलर, तो चवर्णक दंत जिसे हम भी कहते हैं। तो इस तरह से इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर 4 प्रकार के दांत मनुष्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है
मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल मनुष्य में 32 दांत होते हैं। मनुष्य में कृंतक या छेदक दंत जिसे हम इंसीजर कहते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है? तो इंसीजर की संख्या 8 होती है। तो देखिएगा इसमें डायग्राम जो बना है इसमें दिखाया भी गया है। इंसीजर जो है उसकी संख्या 8 है और कैनाइन जिसे भेदक दंत कहते हैं इसकी संख्या 4 है। प्रीमोलर जिसे हम अग्रचवर्णक कहते हैं इसकी संख्या आपकी 8 है और मोलक जिसे चवर्णक दंत कहते हैं इसकी संख्या 12। तो टोटल आपके ऐसे मिला के 32 दांत हुए। इंसीजर 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8, मोलर 12। इस तरह से आपके 32 दांत हो गए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है किसकी कितनी संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में कितने दूध के दांत पाए जाते हैं? तो 20 दांत होते हैं दूध के। नेक्स्ट है दांत का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? इसे हम डेंटाइन कहते हैं। नेक्स्ट है दांत की बाहरी परत इनेमल किससे मिलके बनी होती है? तो जो दांत की बाहरी परत है जिसे हम इनेमल कहते हैं वह कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनी है। किससे? कैल्शियम फॉस्फेट से। अगला है कौन से दांत भोजन को चीरने का काम करते हैं? जो आपके कृंतक जो इंसीजर हैं वे आपके भोजन को चीरने में काम करते हैं। आगे है बच्चों में कौन से प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं? तो जो कृदंत यानी इंसीजर हैं वे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। याद रखिएगा इसको, कौन से दांत हैं जो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं? तो बताइएगा इंसीजर। नेक्स्ट है किस खनिज की कमी से दांत कमज़ोर हो जाता है? अगर फ्लोरीन की कमी है इससे दांत हमारे क्या होंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। आगे मनुष्य के दांत पीले किसकी कमी के कारण होते हैं? फ्लोरीन की कमी से ही हमारे दांत जो होते हैं पीले होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं? तो 52 दांत आपके जीवन काल में पूरे निकलते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरोसिस रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो जो फ्लोरोसिस रोग है वह दांत से संबंधित है। कौन सा रोग है? वह दांत का रोग है। आगे किस स्तनधारी जीव में सर्वाधिक दांत पाए जाते हैं? तो जायंट आर्माडिलो, इसे हम कहते हैं जायंट आर्माडिलो, इसमें सबसे ज़्यादा दांत पाए जाते हैं। आगे है वैज्ञानिकों के अनुसार दांतों के मैल में कितने प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं? तो 300 टाइप के हैं बैक्टीरिया आपके दांतों के मैल में पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 300 प्रकार के। अगला है किन दांतों का मुख्य कार्य भोजन को पीसने यानी ग्राइंडिंग का होता है? तो मोलर टीथ जो 12 है मोलर टीथ उनका कार्य होता है भोजन को पीसने का। आगे है किन दांतों का मुख्य कार्य भोजन को चबाना है? तो प्रीमोलर जिनकी संख्या 8 है, ये सभी दांत क्या करते हैं? भोजन को चबाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है किस दांत को टीयरिंग टीथ कहते हैं? तो कैनाइन जो भोजन को फाड़ता है, कैनाइन दांत। आप याद रखिएगा कैनिन जो इसकी संख्या कितनी है? 4 होती है। दोस्तों हमारे चैनल पर आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाए और सब लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए देखते हैं आगे। मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं? तो जो मनुष्य के दांत हैं वे ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। किसके? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से दांत कमज़ोर होता है? तो विटामिन सी की कमी से हमारा दांत कमज़ोर होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। आगे है शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? हमारा हार्ट जो है वह कभी भी रुकता नहीं है, पंप लगातार करता रहता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हमारा हार्ट जो है कभी भी आराम नहीं करता है। आगे शरीर का कौन सा अंग रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यही हमने बताया, जो हमारा हार्ट है वह रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिएगा हार्ट। अगला है हृदय तथा उसकी बीमारियों से संबंधित अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जिसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम एक सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन होता है। आगे हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड का समय एक बार धड़कने में लगता है। आगे वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार 1 मिनट में लगभग धड़कता है। हृदय की गति को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वह हृदय की गति को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन की गति किस तंत्रिका द्वारा बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका जो सिम्पैथेटिक नर्व्स हैं उनके द्वारा हृदय की धड़कन बढ़ती है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4। आगे दाएं हृदय और बाएं हृदय को कौन सी मांसपेशी अलग करती है? तो सेप्टम मांसपेशी होती है जो हमारे दाएं हृदय और बाएं हृदय को अलग करती है। याद रखिएगा सेप्टम मांसपेशी। अगला है प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट कितनी बार खुलते तथा बंद होते हैं? तो 1 लाख बार लगभग हमारे जो हृदय के कपाट हैं प्रतिदिन खुलते हैं और बंद होते हैं। मनुष्य के हृदय में कुल कितने वॉल्व सेट यानी कपाट जो होते हैं पाए जाते हैं? तो 4 होते हैं। इसमें देखिएगा डायग्राम बना है, इसमें 4 दिख रहे होंगे, ये वॉल्व सेट हैं आपके।
हृदय को घेरे रखने वाली झिल्ली यानी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? तो जो हृदय को घेरे रखती है उसे हम पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं, पेरिकार्डियम। आगे हृदय की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत को हम क्या कहते हैं? इसे हम एपिकार्डियम कहते हैं, याद रखिएगा, एपिकार्डियम। अगला है हृदय की संकुचित होने वाली मांसपेशी जो कि मध्यम परत है, इसको हम क्या कहते हैं? तो मायोकार्डियम आपकी हृदय की संकुचित होने वाली मांसपेशी है जो कि मध्यम परत है। आगे है दिल की आंतरिक परत जो रक्त के संपर्क में रहती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो जो दिल की, जो हमारे हार्ट की आंतरिक परत है वो रक्त के संपर्क में रहती है, इसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं। आगे हृदय का रक्तदाब जो ब्लड प्रेशर है वह किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर को हम स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। अगला है दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओडोंटोलॉजी कहते हैं दांतों के अध्ययन को हम, अभी हमने पीछे देखा। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की धड़कन सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? इसे हम लब कहते हैं, प्रथम हृदय ध्वनि को। आगे है हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। अगला है ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? तो हाइपरटेंशन कहते हैं अगर रक्तदाब जो है सामान्य से अधिक होता है। अगला है शरीर में रक्तदाब जो ब्लड प्रेशर है इसका सामान्य से कम हो जाना क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन। वहाँ पे हाइपरटेंशन था, यहाँ पे हाइपोटेंशन है। आगे शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? तो इसे हम वेन्स यानी सिरा कहते हैं, तो शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाती है। हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाती है रक्तवाहिनी उसे क्या कहते हैं? आर्टरी यानी धमनी कहते हैं, जो शरीर की ओर रक्त को ले जाता है। कौन सी धमनी शुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है? तो पल्मोनरी धमनी जो होती है हमारे शुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। अगला है हृदय से पूरे शरीर को रक्त पहुंचाने का कार्य कौन सी धमनी करती है? एरोटा धमनी जो होती है हमारे हृदय से पूरे शरीर को रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। अगला हेपेटिक धमनी शुद्ध रक्त को शरीर के किस अंग तक पहुंचाने का काम करती है? तो हमारे स्टमक तक पहुंचाने का कार्य करती है। आगे है पेसमेकर का संबंध मनुष्य के शरीर के किस अंग से है? तो हृदय के संबंध जो हृदय से संबंधित है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला यंत्र है आपका पेसमेकर। क्या करता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला है अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो वेन्स जो होती हैं वे अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है किस धमनी में रुकावट के कारण हृदयघात होता है? तो कोरोनरी धमनी जो होती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की रुकावट होती है जिसके कारण हमारा हृदयघात होता है, यानी जिसे हम कहते हैं हार्ट अटैक हो गया है, तो यानी कोरोनरी धमनी के कारण होता है ऐसा। लसिका में पाया जाने वाला कणिका क्या कहलाता है? तो लिम्फोसाइट कहते हैं, जो हमारे लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएं हैं। नेक्स्ट है शरीर के हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके शरीर की रोगों से रक्षा कौन करता है? तो लिम्फोसाइट जो होता है हमारे शरीर के हानिकारक जीवाणु जो हैं उनका भक्षण करता है, जिससे शरीर के रोगों से रक्षा होती है। आगे मूत्र का असामान्य घटक क्या है? एल्यूमिन जो होता है मूत्र का असामान्य घटक होता है। अगला है रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो हमारे किडनी में जो गुर्दा होता है उसमें रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट है किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। किडनी का वजन कितना होता है? तो 140 ग्राम आपके किडनी का वजन होता है। नेक्स्ट है गुर्दे के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। जो किडनी का बाहरी भाग होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? इसे मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला। नेक्स्ट है रक्त के प्लाज्मा को शुद्ध करना तथा शरीर के अनावश्यक पदार्थों को मूत्र के रास्ते बाहर निकालना या किस अंग का मुख्य कार्य है? तो आपकी किडनी जो होती है यह रक्त के प्लाज्मा को शुद्ध करती है तथा शरीर के अनावश्यक पदार्थ जो होते हैं उनको मूत्र के रास्ते से बाहर निकालती है। अगला है किडनी में प्रतिदिन कितना लीटर रक्त का निस्पंदन यानी फिल्ट्रेट होता है? तो 180 लीटर जो होता है रक्त का फिल्ट्रेशन होता है। आगे मूत्र का रंग जो हल्का पीला होता है वह किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है? जो यूरोक्रोम होता है उसके कारण आपके मूत्र का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। आगे मूत्र का पीएच मान कितना? तो 6 होता है, जो प्रकृति में कैसा होता है? अम्लीय होता है। अगला है किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, जो पथरी होती है हमारी किडनी में बनती है। आगे मूत्र में पाया जाने वाला यूरोक्रोम किसके विखंडन से बनता है? तो हीमोग्लोबिन के विखंडन से जो मूत्र में पाया जाने वाला यूरोक्रोम है उसका निर्माण होता है।
आगे शरीर के विभिन्न भागों के मध्य कार्यात्मक समन्वय किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तो नर्वस सिस्टम के द्वारा, जो तंत्रिका तंत्र है उसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों के मध्य कार्यात्मक समन्वय स्थापित होता है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। अगला है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन आपकी तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जन्म के बाद मनुष्य के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो न्यूरॉन यानी तंत्रिका में जन्म के बाद मनुष्य के ऊतक जो है तंत्रिका, यहाँ पे कोई भी विभाजन, कोशिका विभाजन नहीं होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका 90 सेंटीमीटर है। आगे है तंत्रिका तंत्र का वह भाग क्या कहलाता है जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। इसे हम क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अगला है मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है? मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भाग से मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना है। किससे? मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। आगे मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग संपूर्ण शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो हमारा ब्रेन जो मस्तिष्क है वह संपूर्ण शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 3 भाग में विभाजित किया गया है। जैसे कि आपका अग्र मस्तिष्क हो गया, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। आपके 3 जो हैं मस्तिष्क के भाग हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो जो प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम होता है वह सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम है। आगे अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग आँख, नाक, कान आदि से आने वाली सूचना पर कार्यवाही करता है? तो सेरिब्रम जो प्रमस्तिष्क है वह आपका आँख, नाक, कान आदि से जो भी सूचना हमें मिलती है उससे कार्यवाही का कार्य करता है सेरिब्रम। आगे मस्तिष्क के किस भाग को छोटा मस्तिष्क यानी लिटिल ब्रेन कहा जाता है? तो सेरिबेलम है, जिसे हम छोटा मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क के भाग को याद रखिएगा, सेरिबेलम। अगला है अत्यधिक शराब और ड्रग्स का सेवन मस्तिष्क के किस भाग को प्रभावित करता है? तो हमारा लिटिल ब्रेन जिसे सेरिबेलम कहते हैं वह अगर ज़्यादा शराब और ड्रग्स का सेवन किया जाए तो प्रभावित होता है। आगे मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेदार है? तो हमारा फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क जो है वह चिंतन के लिए जिम्मेदार होता है। आगे मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदनात्मक जो क्रियाएं हैं, इमोशनल एक्शंस हैं, इसको नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस जो होता है हमारी इमोशनल एक्शंस को क्या करता है? नियंत्रित करता है। आगे है भूख, प्यास, गुस्सा, नफरत, प्यार, ईर्ष्या, नींद और शरीर का तापमान आदि को नियंत्रित करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो हाइपोथैलेमस जो होता है इसको नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे से सुरक्षित रहता है उस ढांचे को हम क्या कहते हैं? तो जो मानव का मस्तिष्क है वो हड्डियों से बना जो ढांचा होता है उससे सुरक्षित, उसे हम क्रैनियल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैनियल। अगला है मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए इसके ऊपर कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। तीनों का नाम है, एक का ड्यूरेमेटर, आर्केनाइट, पायमीटर। क्या है? ड्यूरेमेटर, आर्केनाइट और पायामीटर। ये 3 आपके मनुष्य की जो मस्तिष्क है सुरक्षा के लिए ऊपर आपके 3 लेयर लगी होती है। याद रखिएगा, तीनों का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अगला है मस्तिष्क के ऊपर पाए जाने वाली तीनों लेयर को हम क्या कहते हैं? तो तीनों लेयर को हम मेनिंजिस कहते हैं। क्या? मेनिंजिस। आगे है मेनिंजिस में संक्रमण व सूजन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो इसे मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। याद रखिएगा, अगर पूछेगा मेनिंजिस में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस रोग होता है। आगे मानव मस्तिष्क का औसतन वजन लगभग कितना होता है? तो 1400 ग्राम। ऐसे पुरुषों में 1336 ग्राम और महिलाओं में 1198 ग्राम होता है लगभग। एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन मानव मस्तिष्क का औसत वजन पूछेगा तो आप बताइएगा 1400 ग्राम। अगला है मस्तिष्क में पाए जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव्य भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है? तो सेरेब्रास्पाइनल द्रव होता है। क्या नाम है? सेरेब्रास्पाइनल द्रव, जो मस्तिष्क में पाए जाने वाली लेयर में होती हैं जो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा देती है। आगे है मानव मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग जो अग्र मस्तिष्क है, फोर ब्रेन, इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो इसको हम 3 भाग में बांटे हैं। सेरिब्रम जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसको हम 3 भाग में बांटे हैं। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।